विद्यार्थियों नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA थर्ड ईयर तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी आलोचना का स्वरूप जो है बताया जाएगा। मैं डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा आपको मार्गदर्शन करूंगा, कैसे आपको काव्य कैसे अध्ययन किया जाएगा, उसके स्वरूप की विवेचना बताएंगे आपको। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। देखिए, काव्य शास्त्र पहले हम जानेंगे काव्य शास्त्र क्या है, काव्य क्या है, काव्य की स्वरूप क्या है, काव्य के लक्षण क्या है। काव्य की उत्पत्ति जो है कव्य धातु से हुई। कवि शब्दस्य इत्यस्य धातु काव्य कर्मणो रूपम, यानी कवि का जो स्वरूप है, जो दर्शन है, जो उसको इसकी प्रक्रिया है, उसको हम देखते हैं अपने रूप में। कवि की जो भंगिमा है वही काव्य है। तस्य कवि का कर्म कौशल ही काव्य है। काव्य व्यक्ति सृजन करता है, लिखता है अपने द्वारा मानवता की सेवा करने के लिए, अर्थात प्रकट करने के लिए। ये व्यक्ति के अंदर सहज रूप होता है और दर्शन रूप में दिखाई देता है, अनेक रूपों में दिखाई देता है। यही काव्य है। इसमें भी आपको आएंगे 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 के, है ना। 4 क्वेश्चन रहेंगे, फिर टिप्पणी रहेगा 5-5 नंबर के, है ना। उसी तरह चलेंगे पूरा जो है भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र इसमें दिया है खंड क में काव्य की भाषा और स्वरूप। काव्य की भाषा क्या है, यानी काव्य की परिभाषा कितने विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया, कितने ने विद्वानों ने अपने स्वरूप से दिया है, कई रूपों में दिया है, अलग अलग तरीके से दिया है। उसी का सृजनता का वर्णन है काव्य का स्वरूप। जैसे आचार्य भरत ने कहा अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, भामह ने कहा, आचार्य भामह ने कहा शब्दार्थ सहित काव्यम, है ना। अनेक विद्वानों जैसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। जब रस नहीं होगा, काव्य में रस होना चाहिए। जब तक रस नहीं होगा तब तक काव्य की सृजनता नहीं होगा। काव्य में रस होना चाहिए। पाठक को देखने पर ये लगे कि जो है आपके अंदर ये दिखाई दे रहा है सृजनता। और रस वही है, रसः वैरसः रसस्ते इतरसः रसस्ते आस्वादिते इतरसः। जो आस्वादन किया जाए, जिसके स्वरूप को जाना जाए, उसकी प्रक्रिया को हम प्रकट करते हैं। काव्य की परिभाषा और स्वरूप, यानी काव्य को किन रूपों में प्रकट किया जाता है, उसकी भंगिमा क्या है, प्रत्येक विद्वानों के अनुसार इसका वर्णन करते हैं। इसके स्वरूप का हम देखते हैं। काव्य में व्यक्ति एक स्वरूप होता है जो हमें दिखाई देता है। जब हम लेखन क्रिया करते हैं तो काव्य के स्वरूप को हम जान पाते हैं। तो काव्य की परिभाषा और स्वरूप। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। अर्थ क्रियोपेतम, अर्थ क्रिया से युक्त जो काव्य है। अगर काव्य में अर्थ नहीं रहेगा तो काव्य नहीं कहा जाए। अर्थ क्रिया से युक्त काव्य काव्य कहला जाता है। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्द और अर्थ सहित क्या है, काव्य है। जैसे व्यक्ति परमात्मा को देखता है, स्वयं को देखता है, परमात्मा को अपने अंदर में देखता है। कैसे देखता है, जो अनुभव करता है। अनुभव कैसे करेगा, जब किसी पूर्ण गुरु की तलाश होगी, किसी की पूर्णता होगी। पूर्ण गुरु ही हमें जो है गुरु का दर्शन करा सकता है। जब कोई गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो असलियत का दर्शन करा देता है, वही गुरु है। और अर्थात सब गुरु हैं इस संसार में, तो वही गुरु है जो हमें असलियत का दर्शन करा। यानी काव्य शास्त्र में हम देखेंगे, काव्य शास्त्र पूरा संस्कृतमय है। संस्कृत के तरीके से उसको परिभाषा देंगे, जो उसके विद्वानों में
अनेक प्रक्रिया के द्वारा व्याख्या दिया गया है, उसको देखेंगे हम। काव्य की परिभाषा और स्वरूप। काव्य शास्त्रीय संप्रदाय में संक्षिप्त परिचय, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक। रस संप्रदाय, अलंकार। देखिए काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का संक्षिप्त विवरण, इसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक तक है ना। रस संप्रदाय, अलंकार। रस संप्रदाय माने जो रस की उत्पत्ति हुई है, रस की उत्पत्ति नहीं होती, रस की निष्पत्ति होती है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग को क्या कहते हैं, रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें है रस संप्रदाय के जितने आचार्य हैं, भट्ट, लोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और शंकुक, चारों आचार्यों का विस्तृत वर्णन हम काव्य में देखेंगे। भट्टलोलक का जैसे है उपचितवाद या उत्पत्तिवाद, रस की उत्पत्ति नहीं होती है, रस की निष्पत्ति होती है, ये भट्टलोलक करते हैं। भट्टलोलक एक ऐसे आचार्य हैं जो मीमांसक हैं, एक मीमांसा दर्शन से प्रभावित हैं। मीमांसा कार्य कहता है, चयन करता है, यानी उसकी दृष्टिगत रूप में उसकी स्वरूप को दिखाई देता है ना। मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। भट्टलोलट का उपचितवाद या उत्पत्तिवाद, यानी पुष्टि होती है रस की, है ना। उत्पादक जो है उसको जोड़ता है, तब निष्पत्ति होती है। अर्थात जैसे खाना, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, जब कोई खाना इसे रखता है, उसको रखने पर जो है जो उसमें भाव होता है, खाने के प्रति भाव होना चाहिए, वही प्रक्रिया भट्टलोलट प्रकट कर रहे हैं। यानी जब तक भाव नहीं होगा, भाव क्या है, मन की असाधारण दशा है जो स्वयं प्रकट हो जाता है, और फिर विभाव हो जाता है। विभाव क्या है, विशेष रूप से जो भाव प्रकट होते हैं देखने पर, यानी जागृत होता है, वही विभाव है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, तभी रस की निष्पत्ति होती है, जब हमारे अंदर एक क्रियाशीलता दिखाई देती है, तभी। हम देखते हैं आगे जो है, भट्टलोलट के बाद आते हैं आचार्य शंकुक का है अनुमितवाद, यानी अनुमितवाद। शंकुक क्या है, अनुमान के द्वारा, जैसे चित्र तुरंग न्याय, जैसे घोड़ा का चित्र आपने देख लिया है, घोड़ा का चित्र देखने के बाद कोई चित्र बना दिया जाए जो न्याय संगत होता है, ऐसा देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है घोड़ा सजीव चित्रण है दिखाई। एकाएक जब कोई चित्र को देखते हैं, अगर अच्छा चित्र है, अनुमान के द्वारा आपको लगता है कि वही घोड़ा जो है प्रकट हो रहा है, यानी दिखाई, अशाब्दिक रूप में दिखाई दे रहा है, साक्षात रूप में, तो है ना। शंकुक का अनुमितवाद। आचार्य भट्टलोलट हो गए, आचार्य शंकुक हो गए, आचार्य अभिनवगुप्त है। आचार्य अभिनवगुप्त का क्या है, अभिव्यंजनावाद है। अभिव्यंजनावाद में क्या होता है, व्यक्ति प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। रस की उत्पत्ति नहीं होती, न निष्पत्ति होती है, न अनुमित होती है, न भुक्ति होती है, बल्कि क्या होती है, भावना को महान दिया जाता है। तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। रस की न उत्पत्ति होती है, न निष्पत्ति होती है, न भुक्ति होती है, बल्कि अभिव्यक्ति होती है। यानी अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या है, अभिनवगुप्त का अभिव्यंजनावाद है। आगे चलते हैं, भट्टनायक का भुक्तिवाद। भुक्तिवाद यानी भोग की प्रक्रिया, यानी जब हम उसको करते हैं, यानी भजन के द्वारा, यानी खाते हैं उसको, यानी अर्जित करते हैं, रस का अनुभव करते हैं। भुक्तिवाद माने भोक्ता के द्वारा हम प्रकट करते हैं। काव्य की जो सृजन प्रक्रिया है, भोक्ता के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तो वही भुक्तिवाद है। भट्टनायक का भुक्तिवाद, समझ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं हम, बहुत लंबा व्याख्या हो जाएगा क्योंकि पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को समझाने के बाद जब क्लासेस चलेंगे आगे, तो उसके बाद जो है आपको विस्तृत व्याख्या खंड में समझाया जाएगा काव्य शास्त्र। आगे हम चलते हैं, संप्रदाय और अलंकार भी। अलंकार क्या है, अलंकार के स्वरूप, अलंकार का कितने प्रकार के होते हैं, इसके स्वरूप का बताया जाएगा। अलंकार
मूलतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थालंकार। उभयालंकार माना जाता है, लेकिन मूलतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थालंकार। अलंकार क्या है? अलम क्री घय प्रत्यांत अलंकार है ना। अलम क्री घय प्रत्यांत इत्यमरः अलंकार। अलम क्री घय प्रत्यांत, अलंकार माने जो शोभा हो, अलंकरोत इत अलंकरणम, है ना, जो अलंकरण किया जाए, जिसकी शोभा बढ़ा जाए, वही अलंकार है। इसके स्वरूप को विस्तृत व्याख्या आगे बताएंगे, क्योंकि समय कम है। तो आगे हम बताते हैं आपको अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय व कृतोत। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, है ना। रीतियाँ कितनी होती है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, तीन रीत होती हैं। और कोई विद्वान अलग मानता है 4 रीत होती है, अलग अलग विद्वान अपने अनुसार, लेकिन रीतियाँ 3 होती हैं आचार्य वामन के अनुसार, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ध्वनि संप्रदाय व क्रोक्त संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है ना। आचार्य ध्वनि क्या है, ध्वनि का स्वरूप क्या है, ध्वनि का दृष्टा क्या है, ध्वनि के बारे में, है ना, सबका अवलोकन करेंगे। और आगे है वक्रोक्त संप्रदाय। वक्रोक्त संप्रदाय के बाद काव्य के गुण, काव्य के दोष को हम देखेंगे। काव्य का क्या गुण है, काव्य के क्या दोष हैं, उसको दिखाई देगा। काव्य में क्या गुण और दोष, ये प्रश्न आपको अंतर में आ सकता है, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। आगे चलते हैं खंड ख की तरफ। पाश्चात्य आलोचना के प्रमुख सिद्धांत, इसको हम अवलोकन करेंगे। अरस्तु के अनुकरण का सिद्धांत का अवलोकन करेंगे। लोजाइनस के उदात्त का सिद्धांत का वर्णन करेंगे। और क्रोचे के अभ्यंजनावाद का वर्णन करेंगे। रिचर्ड के मूल सिद्धांत का वर्णन करेंगे। संप्रेषण का सिद्धांत, नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है ना। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, इनकी अनुकृति होती है, प्रकृति होती है, इसका वर्णन करेंगे। हर तरह से हम इसका देखते हैं। सभी लोजाइनस के उदात्त में क्या भावना है, क्रोची के व्यंजनावाद में क्या है, रिचर्ड का मूल सिद्धांत क्या है, सबका हम अपने अपने तरीके से अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं खंड घ। आधुनिक हिंदी आलोचना तथा साहित्य चिंतन की नई विशेषताएं। आधुनिक हिंदी आलोचना तथा साहित्य चिंतन की नई दिशाएं। हिंदी आलोचना का आधार आरंभ और आधार विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि, प्रगतिवादी समीक्षा रामविलास शर्मा और नामरवर सिंह, स्वच्छंदतावादी समीक्षा आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, रसवादी एवं मनोवैज्ञानिक समीक्षा डॉक्टर नगेंद्र, भाषिक समीक्षा रामस्वरूप चतुर्वेदी, साहित्य चिंतन की नई दिशाएं, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, सब का हम अध्ययन। इससे जो है आपको, है ना, हिंदी आलोचना में आपको प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न हो सकता है इसमें। जैसे हिंदी आलोचना, इसमें आपको भाषिक समीक्षा रामस्वरूप चतुर्वेदी का काव्य का स्वरूप आ सकता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, ये प्रश्न आपको आ सकते हैं। साहित्य चिंतन की नई दिशाएं में आपको जैसे संरचनावाद क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, सब का हम अध्ययन करेंगे इसमें, है ना। और विमर्श जो है, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, संस्कृति, प्राच्यवाद का संक्षिप्त परिचय, है ना, देखेंगे, है ना। इसमें आप किताब ले लेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का स्वरूप जो है, डॉक्टर निशा अग्रवाल की किताब, अच्छी किताब है जो आपको, और डॉक्टर मीरा दीक्षित की हिंदी भाषा, ये किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है ना। और व्यापक जानकारी के लिए डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा की पुस्तक ले लेंगे, है ना, हिंदी भाषा का विकास, इसमें आप पूरा अध्ययन कर लेंगे, देखेंगे भाषा क्या है। और बड़ी किताब लेंगे जैसे सिविल तर्ज पर, ISPCS की तर्ज पर लेंगे तो उसमें आप किताब ले लेंगे भोलानाथ तिवारी की भारतीय काव्य शास्त्र का स्वरूप, है ना। कई किताबों का अध्ययन करेंगे तो भाषा विज्ञान बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको
ज़्यादा नहीं लिखना है। परीक्षा में आपको बहुत सधा हुआ, जितना आए उतना ही लिखिए। 2-3 पेज का एक प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद फिर टिप्पणी लिखेंगे, तब आपका इसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे आप, है ना। भाषा विज्ञान में मात्रात्मक त्रुटि न हो, इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मात्रात्मक त्रुटि के कारण व्यक्ति को नंबर कम मिलते हैं और आगे की प्रगति का विकास रुक सकता है। तो आज के दिन इतना जो BA थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय काव्य शास्त्र जो है समाप्त करता हूँ। फिर आगे की प्रक्रिया में इसके स्वरूप को हम विवेचन करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। उड़ान दी फ्लाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के माध्यम से फिर आगे कार्यक्रम जारी रहेगा।